हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सचिन और आप देख रहे हैं एमबीएस कोचिंग क्लासेस। तो स्वागत है आपका फिर आज एक ऐसी वीडियो में जिसमें हम मैथ पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो शुरुआत है कोचिंग की और हमारी जिंदगी बनी है, तो मैं आपको खुद बताना चाहता हूं कि मैथ से ही बनी है। और हम अगर किसी फेवरेट सब्जेक्ट को मानते हैं, हालांकि मुझे अच्छे सभी लगते हैं पढ़ाने में, लेकिन अगर सबसे अच्छा कोई लगता है सब्जेक्ट पढ़ाने में तो वो हमारा मैथ ही है, जिसे हम हिंदी में गणित कहते हैं। तो आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है रियल नंबर, अगर हिंदी में कहें तो वास्तविक संख्या, उसकी बेसिक क्लास लेके आए हैं। हालांकि हम पूरा मतलब बुक का सिलेबस भी कराएंगे, जो आपका डॉक्टर मनोहर रे और एनसीईआरटी से बना हुआ जो है आपका मैथ की जो बुक है, उसका पूरा पूरा सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन का, और बिल्कुल स्मार्ट तरीके से यूट्यूब पर सबसे अलग। हालांकि वो अलग चीज है कि सब लोग को स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाता है तो कोई किसी से, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे अलग आपको अंदाज मिलेगा यहाँ पर पढ़ने का, क्वेश्चन को हल करने का। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, मैं टाइम गंवाते हुए, लेकिन आपसे मैं एक बार नहीं बार बार कहूंगा कि मेरी वीडियो को जितने ही बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके पास शेयर जरूर करें, ताकि उनके पास हम जुड़ पाएं और वो हमारे पढ़ाने के तरीके को समझ पाएं। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे क्या होगा कि मेरी जितनी भी नई वीडियो आएंगी वो आपके पास आ जाएंगे, अगर आप आइकॉन ऑल पर कर लेते हैं तो। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रियल नंबर्स, यानी कि हिंदी में कहें तो वास्तविक संख्याएं, उसकी सम इम्पोर्टेंट बेसिक फॉर्मूला फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट। अगर हम कहें तो फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं किसके, चैप्टर फर्स्ट के क्लास 10th के, और उसके बाद वो मैथ की। और उसके बाद देखो, मैं बात करूं, मैंने यहाँ पर जो लिख रखा है, मैं लिख पहले इसलिए लिया है क्योंकि भाई वीडियो बनाने में टाइम बहुत बर्बाद होता है। मैं आपको बताऊं, अपलोड करने में डाटा भी बहुत जाता है, बार बार रिचार्ज करना पड़ता है, मेरे इधर वाईफाई नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पहले से ही लिख लेता हूं। तो मैंने इधर एक तरफ लिखा है कॉन्सेप्ट लिखा है, एक तरफ जो लिखा है वो फॉर्मूले लिखे, इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वगैरह हैं वो लिखे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और कॉन्सेप्ट एक एक क्वेश्चन समझ लिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कुछ भी इस चैप्टर में पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आप सॉल्व करते जाएंगे। तो अब देखिए, मैंने इधर लिखा है, कुछ समझ लीजिए इधर। फॉर्मूला जो आपका पहला है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपका फॉर्मूला है यहाँ पर। अब ये फॉर्मूले का नाम क्या है, ये भाई आपकी प्रमेय है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की प्रमेय है, उसका ये क्या है, फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला यूज होता है ये मासा निकालने के लिए, कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका एचसीएफ यानी कि मासा ज्ञात कीजिए, तब इस फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं लासा। लासा यहाँ पर सिचुएशन ऐसी होती है कि दो संख्याएं दी होती है, पहली और दूसरी, और लासा और मासा है, तो इन दोनों का रिलेशन का फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले से क्या होता है, मैंने 3 फॉर्मूले निकाल दिए यहाँ से, सॉरी 2। तो यहाँ से आप क्या होता है कि अगर आपको पहली संख्या, दूसरी संख्या और मासा दिया जा रहा है, तो क्या पूछेगा, लासा, तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे। उसके बाद अगर मासा के कहेगा तो आप इस तरह से ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे में लासा। और इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, इसका जो फॉर्मूला वो ये फॉर्मूला होता है इसका, A क्रॉस B इज इक्वल टू L इंटू M। ये हमने अपने तरफ से अगर देखो तो प्रतीकों के हिसाब से बन जाएगा फॉर्मूला। ए का मतलब पहली संख्या, बी का मतलब दूसरी संख्या, बराबर लासा गुणे मासा, L फॉर लासा, M फॉर हमने क्या कर दिया यहाँ पर मासा कर दिया है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले से हमने ये दोनों फॉर्मूला बना दिए हैं। तो इसमें क्या होता है कि हाँ 100%, इस बात को आप लिख ले लो, साइन करवा लो कि इस क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले पर 100% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो मतलब कोई भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे मतलब यूपी बोर्ड हो। उसके बाद बात करते हैं, इसमें 3 चीजें दी जाती हैं, मतलब कोई 3 चीजें दी जाएंगी और एक चीज कोई पूछ लेगा। इस तरह से देखो, 3 चीजें ये दी गई हैं, लासा पूछा गया है, यहाँ पर 3 चीजें दी गई हैं, मासा पूछा गया है, इस तरह से। उसके बाद चौथा जो फॉर्मूला आपका यूज होगा, जब कोई भिन्न, जैसे कहते हैं कि बताइए, ये भिन्न लिख देते हैं और कहते हैं बताइए ये 7 दशमलव के रूप में से निरूपित कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो उसमें क्या होता है कि 2 और 5, उसके बाद गुणनखंड में जो भिन्न दी गई होगी उसके मतलब हर के करेंगे गुणनखंड। जैसे मान लो कोई भी 10/5 दे दी गई, या जितनी भी है मतलब इतनी दे दी गई, तो उसके बाद ये इसमें कहेगा
कि बताइए 7 दशमलव है या नहीं। तो अगर देखेंगे उसके गुणनखंड करेंगे हर के, तो उसमें अगर 2 और 5 केवल आ रहे, 2 और 5 के अलावा कुछ और ना आ रहा हो, तो उसके जो मतलब वो जो भिन्न होगी वो 7 दशमलव के रूप में होगी। उसके बाद पांचवा क्या है, परमेय संख्या। अगर परमेय संख्या को जोड़ा जाए परमेय संख्या के साथ, या परमेय संख्या को घटाया जाए परमेय संख्या के साथ, या परमेय संख्या को गुणा किया जाए अपरमेय संख्या के साथ, या परमेय संख्या को भाग किया जाए अपरमेय संख्या के साथ, मतलब चारों कंडीशन के साथ, तो हमेशा तुम्हारी का है अपरमेय संख्या है। जी आते बेटा तुम्हारे फॉर्मूला, जो कि हमने आपको इस तरह से समझाया। उसके बाद नंबर आता है आपका कॉन्सेप्ट का। तो यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट लिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, हाथों से लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिए। और ये एक्सरसाइज में से निकाल के मैंने रखे, उसके बाद लिखे, एक एक इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सबसे पहले हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड करना। सबसे पहले क्या, अभाज्य गुणनखंड करना। यहाँ पर कहता भी है कि मतलब अभाज्य गुणनखंड मतलब इसके कीजिए, संख्या देता है और कहता है अभाज्य गुणन कीजिए। अच्छा मैं आपको बताऊं, सिर्फ ये दिखा नहीं दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मैं अभी आपको इसी वीडियो में हल करके दिखाऊंगा, तो इसलिए वीडियो में बने रहिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, जितने भी डाउट होंगे आपकी। उसके बाद दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। कैसे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। और जांच करना सीखेंगे इस फॉर्मूले का प्रयोग करके। ये मैंने फॉर्मूले कहा, एक रस बी इक्वल टू गुणा एम लासा गुणा मासा, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम जांच करना सीखेंगे, ये भी कहता है जांच करने के लिए। तीसरा जो कॉन्सेप्ट होगा हमारा, सूत्र का प्रयोग करके लासा कॉमा मासा कॉमा पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या ज्ञात करना। कुल मिला के ये है कि ऐसा क्वेश्चन 100% वो उन्हीं में से मैंने लिखा है ना, उसी से बनेगा ये क्वेश्चन। मैंने बताया 100% क्वेश्चन आता है, तो 100% वाला जो क्वेश्चन है वो यही है 100% वाला। 3 चीजें दे देगा और कोई एक चीज पूछेगा, जो आपको मैं इसी वीडियो में भी करवाऊंगा। उसके चौथा फॉर्मूला देखें, वो कॉन्सेप्ट देखें, तो वो क्या तुम्हारा, पेड़ वाली आकृति में एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना। किताब से लिए गए हैं एक एक कॉन्सेप्ट। तो पेड़ वाली आकृति, पेड़ की एक वृक्ष बनाओ, वृक्ष बनाकर संख्या दे देते हैं और संख्या देकर कहते हैं वृक्ष बनाकर गुणनखंड कीजिए। तो उसी तरह से जो वृक्ष बनी हुई आकृति होती है उसमें एक्स वाई जेड के मान निकाले जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे आता है दो संख्याओं का अनुपात दिया हो। अगर आपको दो संख्याओं का क्या दिया हो, अनुपात दिया हो, तब लासा और मासा ज्ञात करना सीखें, ये भी आपको कराएंगे अभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका सिद्ध करने वाले प्रश्नों को हल करना सीखें। हल लिख गया यहाँ पर, हल करना सीखें। जितने भी आपके सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं, क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्जाम 100% भाई आते हैं, तो सिद्ध करने वाले प्रश्नों को हल करना आज हम सीखेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद नंबर 7वें पे कॉन्सेप्ट हमारा आता है परमेय और अपरमेय संख्याओं को छांटना सीखें। मतलब ये आपके कॉन्सेप्ट को सॉल्यूशन जो हम कराएंगे वो भी करा रहे हैं तुरंत। तो अगर आप लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको फेयर पे नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हाथों की बनाई हुई है। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ, तो चलते हैं। तो मैं शुरू करने से पहले आपसे कहूंगा कि एक बात को मेरी सुने, कि मैं क्वेश्चन को अगर बार बार जो कॉन्सेप्ट हैं अगर मैं उन्हें मतलब बार बार लिखूंगा तो टाइम बर्बाद होगा, तो मैं कॉन्सेप्ट का नंबर डालते जाऊंगा। तो आप लोग को समझ जाना कि ये कॉन्सेप्ट पहले के हैं, ये दूसरे के हैं, टोटल 7 बताए ना, 7 ही के बस कराने हैं, और यही बस आपको करना होगा, बाकी सारा आप कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए चलते हैं, अब हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ें। तो इसमें क्या कहेगा आपसे, इसमें कहेगा जैसे संख्या दे देगा, मान लो 140 है और 156 है, और कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा मतलब इनके अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ये कहेगा, जो संख्या देगा वह कहेगा इनके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो कैसे आप लोग इन्हें अभाज्य गुणनखंड के मतलब अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो भाई देखिए सबसे पहले जैसे यहाँ लोग पहला है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे उतारेंगे, और यहाँ पर ऐसे इस तरह से उतारने के बाद 140 है, 140 को और अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस तरह से जैसे काटते हैं ना संख्या, तो इस तरह हम काटना शुरू करें। तो काटने से जैसे भाई आपको पता है कि जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है प्राइम नंबर का। किसका ध्यान रखना पड़ता है, प्राइम नंबर का। तो आप लोग जानते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और ऐसे डॉट डॉट चलते रहते हैं अनंत तक।
तो भाई प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड बने, बस मतलब वो केवल जो खुद से ही कटे, बस खुद के और किसी से नहीं। तो 2 3 5 और मतलब एक का मतलब और गुणनखंड बन जाए उनका। तो जिनके केवल दो मतलब फैक्टर होते हैं वो होते तो अभाज्य संख्याएं। अच्छा मैं आपको बताऊं, जिन्हें संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं है तो हमारी एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया, यानी संख्या पद्धति को पढ़ाया। तो उसमें मैंने सारी संख्याओं को बहुत अच्छे से समझाया, उस वीडियो को जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो करे भाई, सबसे पहले ट्राई करेंगे 2 से। तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, जीरो वैसे ही लगा दो। फिर ये 2 से कट जाएगा, पीछे देखो जीरो लगा हुआ है, तो 2 3 6 और 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10। उसके बाद फिर देखो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, पीछे 5 लिखा है तो 5 से कटेगा, 5 एकम 5। उसके बाद वो सॉरी 5 एकम नहीं, डायरेक्ट 5 की पार्टी 5 सत्ते 35 और यहाँ पर कर देंगे 7 एकम 7। तो इस तरह से हमारे ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? देखो बहुत अच्छे समझना है, यहाँ पर आपको समझना है बहुत अच्छे से। देखो यहाँ पर लिखेंगे 140 बराबर, और ये जो देखो 2 कितनी बार आया है, 1 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पर घात 2। क्यों लिखा? क्योंकि 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। उसके बाद फिर क्या है, गुणा का निशान लगाओ, 5 आया है। उसके बाद फिर क्या है, गुणा में 7 आया। अब कुछ बच्चे चक्कर में पड़ेंगे, सर ये एक बार आया तो इस पर एक घात लगा सकते हैं? ऐसे बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक घात जो है वो 100 नहीं की जाती है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम, जो दूसरा है हमने, अच्छा एक एक कॉन्सेप्ट 2 2 एग्जाम्पल ले लिए हमने। चलो उसके बाद इसकी बात करते हैं यहाँ पर 156 की। तो देखो भाई 156 को उसी तरह से यहाँ पर लिख लो, और उसके बाद इसका भी फैक्टराइजेशन करते हैं, काटते हैं इसे भी। तो 256 काटेंगे, 2 सत्ते 14, और उसके बाद फिर कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर तो 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटो भाई, 2 3 6, 1 बचा, यहाँ पर 18 हो जाएंगे, और 2 निम 18। फिर ये 2 से नहीं कटेगा, फिर कितने कटेगा, 3 से काटो, 3 एकम 3, और 3 त्रिका 9। अब ये 13 जो है अभाज्य संख्या है आपकी, 13 से ही कटेगी, 13 एकम 13। इस तरह से हमने क्या किया, इनके अभाज्य गुणनफल। अब इन्हें लिखना है अभाज्य गुणनफल के गुणनखंड, मतलब अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है ऐसे। तो इसे कैसे लिखेंगे हम लोग? भाई लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले 156 बराबर का निशान लगाएंगे। 2 देखो कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, गुणा का फिर निशान लगाओ। फिर 3 कितनी बार आया है, 1 बार, 1 मत शो करो, ठीक है, 1 लिखा नहीं आता यहाँ पर। 13 कितनी बार आया, 1 बार, तो 13 लिख दिया। तो ये हो गए इन दोनों के क्या आंसर, हमने लिख दिया अभाज्य गुणनखंड, मतलब अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल ले लिए इसके। तो ऐसे कहेगा क्वेश्चन, ऐसे मान लो एक संख्या ये दे दी 12, 2 दे दी, और कहेगा इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए और जांच भी कीजिए, इस तरह से करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारा जो पहले क्वेश्चन में अब क्या है, देखिए 12, 40 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और फिर क्या करिए, इसका जांच भी कीजिए। तो पहले मैं क्या करता हूं, इसका एलसीएम निकालूंगा, और इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालूंगा। हालांकि मैं निकाल के दोनों चीजें बता दूंगा लास्ट में, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। चलो देखो तो अब भाई सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस तरह से लिखेंगे 12 और फिर लिखेंगे 40, और दोनों को फैक्टर के रूप में इस तरह से लिख लेंगे। ये रहेगा हमारा पहला स्टेप सॉल्व करने का। तो भाई चलो काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 6 12 और 2 3 6। उसके बाद यहाँ पर कर देंगे 3 एकम 3, ये हमारा कट गया। उसके बाद 40 को काटना शुरू करेंगे, तो 2 दूनी 4, 0 वैसा ही, और 2 एकम 2, फिर 0 वैसा ही, और फिर 2 के पाड़े में 2 पंजे 10, और यहाँ पर ये 5 से ही अब कटेगा, 5 एकम 5। इतनी चीजें हमारी क्लियर हो गई, हमने क्या कर लिया, कट कर लिया फैक्टराइजेशन कर। उसके बाद अब क्या करना है, देखिए बहुत अच्छे समझिए। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर लिख लेना है, किसे लिख लेना है, 12 को बराबर का निशान, 40 को, और फिर किसका निशान, बराबर का निशान। उसके बाद आपको क्या करना है, इनके फैक्टर लिख देने हैं। तो ये देखो कितना आया, 2 गुणा 2 और गुणा 3, और ये कितना आया भाई 40, 2 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 5, मतलब 3 बार 2 आया और 1 बार 5 आया। इस तरह से लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन देखेंगे।
तो कॉमन देखो भाई, अच्छे से ध्यान देखना, एक एक स्टेप को देखना। कॉमन देखो, अब कॉमन क्या मतलब पेयर देखेंगे, जोड़ा जोड़ा लेंगे सीधा। तो देखो कॉमन के लिए देखा जाए तो यहाँ पर ये देखो ऐसा एक बन गया, और ये देखो एक ऐसा, यहाँ पर एक ही जोड़ा बन गया, मतलब पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, टुकड़ा। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल होगा सर ऐसे ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा तुम्हें बस कॉमन मिलना चाहिए, चाहे इतना मिले तो उतना मिलेगा, इतना मिले तो उतना, मतलब तुम्हें जोड़ा बनाना है बस। अब देखो यहाँ 2 एक ऊपर 2 कहूंगा, ना है ना है, यहाँ 5 है ऊपर को 5 है, ना है, यहाँ 3 है नीचे को 3 है, ना है, तो अब पेयर ना है बन रहे। अब पेयर बनाने के बाद, जोड़ा बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर अच्छी सी प्यारी सी HCF डालेंगे हेडिंग, और उसके बाद यहाँ पर इन पेयर में से कोई एक निकाल लेंगे, इसमें भी कोई एक दो निकाल देना, दोनों निकाल दो, इसमें से एक निकालेंगे, इसमें से एक निकालेंगे, उनका क्या कर देंगे गुणा, 2 दूनी 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इधर यहाँ पर इसके मासा की, इसी के नीचे चलो कर लेते हैं। सॉरी मासा तो निकल आया, HCF को ही मासा कहते हैं। अब नंबर आया हमारा LCM का। अब हम LCM निकालना सीखेंगे भाई। तो बहुत आसान तरीका होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं, यहीं पर LCM निकाल लेंगे बहुत प्यार से। कैसे निकालेंगे वो देखो, बहुत अच्छे समझना। अब हम निकालेंगे भाई LCM। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, क्या देखना है हमें कि कौन कौन बच गए जिसके पेयर नहीं बने, तो लिखने हैं। अब जहां में 2 के बनेंगे खोखट काटो, जहां में बनेंगे खोखट काटो। अब जो बच गए भी नहीं लिखो, तो ऊपर बचा है 3, फिर गुणा का निशान लगाओ, नीचे बचा है ये 2, फिर गुणा का निशान लगाओ, और बचा है ये 5, फिर एक गुणा का निशान। मतलब जो बच गए बस बिना लिख लो, कोडरिया बंद है मैंने छोड़ दो। अब बाकी बाद जो बच गए उन्हें लिखने के बाद जो गुणा में क्या लिखेंगे, HCF, जो तुम्हारा मासा आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा, और उसके बाद क्या कर देंगे, उसका गुणा कर देंगे, जो यहाँ पर बन आएगी संख्या उनका गुणा करेंगे। तो भाई करो भाई, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, यहाँ पर कितना हो गया 30, और ये गुणा कितना 4, तो इनका गुणा करेंगे तो 3 चकू 12, यानी कि 120। यहाँ पर ये आपका LCM जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 120, और HCF कितना निकलेगा तुम्हारा निकलेगा 4। अब बात आती है भाई जांच की, काहे की बात आती है, जांच की, कि जांच भी कीजिए, मतलब क्वेश्चन में ये भी कहेगा जांच भी कीजिए। तो आप जांच कैसे करेंगे, देखिए समझिए। आपको क्या करना है भाई, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला होता है A क्रॉस B बराबर LCM और गुणे HCF। LCM को लासा, HCF को मासा कहते हैं। ये फॉर्मूला लिखना, उसके बाद सबकी वैल्यू रख देनी। फिर सर वैल्यू कहाँ से लेके आए, सुनो वैल्यू यहाँ से लेके आए। यहाँ पर जो A है वो ये है तुम्हारी पहले नंबर वाली संख्या, B है वो तुम्हारी यहाँ पर है दूसरे नंबर वाली संख्या, LCM आपका हम केवल L लिख रहे हैं, LCM आपका यानी लासा जो है वो कितना है, लासा निकला है आपका 120, लासा कितना निकला 120। और जो HCF है आपका, इसे हम मासा को M से लिखे दे रहे, ठीक है, समझना कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मासा को हम M से लिखे दे रहे। तो ये मासा आपका कितना है, HCF कितना निकला है आपका 4 निकला है। और अगर कंफ्यूज हो जाए तो हम आपको दोबारा फिर ऐसे ही लिख दें, जो आपको कंफ्यूजन ना हो, LCM और यहाँ पर इसे कर दे रहे HCF, ठीक है। तो ये चारों वैल्यू ये रखते हैं यहाँ पर। तो A का मान 12 गुणे B का मान कितना है 40 बराबर LCM का मान कितना निकला 120, और गुणे HCF का मान कितना निकला 4। अब हम इनका गुणा करेंगे, तो आप देखिए 12 का गुणा करो 4 में, 12 कितने होते हैं 48, ठीक है, और 0 वैसे ही लगा देंगे 480। उसके बाद बराबर का निशान है, उसके बाद अब इसका कर दो 12 चौको 48, 0 वैसे ही लगा दो भाई, ये 48 है बेटा, ठीक है 0, तो 480। अब देखा आपने कि LHS बराबर RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ चुकी है हमारी। तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन था पूरी तरह कैसा था, सही था हमारा क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है यानी कॉन्सेप्ट है वो सॉल्व होगा। अब मैं क्या करता हूँ आपके में, अगर आपको समझ में आया तो एक बार वीडियो को मतलब वीडियो को बैक करके देख ले, समझ में आ जाएगा। ये मैंने आपको पूरी तरह से करके दिखाया है, और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, और साथ मतलब जितने भी लोग हैं आप लोग हमें क्या करेंगे होमवर्क में करके दिखाएं। तो अब हम चलते हैं अपना जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 है उसे देखते हैं। इसमें क्या होगा, जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 3 है,
इसमें आपको मैंने क्या बताया, ए बी और क्या बोलते हैं एलसीएम और एचसीएफ, चार चीजें होती हैं। चार चीजों में से ए मतलब पहली संख्या, बी मतलब दूसरी संख्या, और एलसीएम एचसीएफ मतलब लासा और मासा। इन चारों में से कोई क्या होगा कि क्वेश्चन में हिंदी करके दी गई दोनों संख्याओं का लासा इतना मासा इतना, तो मतलब पहली संख्या इतनी तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह से कोई तीन चीज देगा। तो एक चीज मान लो कि मैंने यहाँ पर ले लिया ए बराबर ले लिया 26 और बी बराबर ले लिया हमने 91, और यहाँ पर इसका जो मासा हमने निकाला तो मान लो निकला है यहाँ पर कितना कितना मिलेगा, ठीक है ठीक है। अच्छा मैंने ये क्वेश्चन लिया है तो मतलब इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके देखने के लिए। ए बराबर यहाँ पर हमने कितना बराबर का निशान लगा दूं, ए बराबर 26 बी बराबर आपका कितना 91 और आपका एचसीएफ यानी कितना 13, और ये आपसे पूछेगा ऐसे कहेगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या इतनी है और इसका एचसीएफ यानी मासा इतना है तो लासा ज्ञात कीजिए। या फिर ऐसे कहेगा पहली संख्या दूसरी संख्या इतनी है और लासा दे देगा और कहेगा मासा ज्ञात कीजिए। मतलब करने का जो ढंग है तरीका है वो आपका बिल्कुल सेम एक ही रहेगा, चाहे कुछ भी आपसे किया जाए। चलो चलते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हल डालनी है और हल डालने के बाद आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना शुरू कर देना है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला ए क्रॉस बी इज इक्वल टू और आपका एलसीएम गुणे एच सी एफ, इस तरह का आपका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर आप नोट करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू है ए की वैल्यू कितनी है 26 गुणे बी की वैल्यू कितनी है 91 गुणे एलसीएम की वैल्यू आपको निकालनी है तो वैसा ही रखो इसे, और गुणे एचसीएफ की वैल्यू कितनी है 13। अब क्या करना है भाई, जिसकी अरे सॉरी बराबर का निशान नीचे लगाना है। अब क्या करना है, जिसका मान ज्ञात करना है उसे उस तरफ ही रखो और जो दूसरी संख्या जो है जो अचर है उसे इस तरफ लेके आओ। तो 26 गुणे 91 ये तो वैसे ही रहेंगे। अब यहाँ पर देखो एलसीएम का मान ज्ञात करना तो इसे इसी तरफ रखेंगे और इसे भगा देंगे इधर, तो भैया एलसीएम तो इधर ही रहेगा, ये तो कहीं नहीं जाने वाला है। 13 इधर गुणा में है तो इधर काय में आएगा, भाग में आ जाएगा आपका, और 13 काटेंगे 13 कम 13 13 दूनी 26। यहाँ से आपका ये कैसा हो गया, सॉल्व हो गया भाई। 13 एक 13 13 26। अब बचा क्या वो लिख लो, मैं एलसीएम को इधर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, एल सी एम, और यहाँ पर मैं क्या बचता हूँ, देखो बचता क्या यहाँ पर 2 बचता है गुणे उसके बाद 91 बचता है, यही तो बचता है, 2 बचेगा 91 बचेगा, इसका गुणा कर दो एल सी एम बराबर 2 एकम 2 और 2 नेम 18, ये आपका जो है 100। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, इस तरह से पूछा जाता है, मैंने हिंदी में यहाँ पर इसकी लिखी है। कहेगा आपसे कि यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। तो आपका वही तरीका रहेगा भाई सेम सॉल्व करने का। पहली संख्या a बराबर कितनी है 26, दूसरी संख्या यानी b बराबर कितना है 156, आपको और क्या दे रखा है भाई लासा यानी एल सी एम आपको कितना दे रहा है 156, तो आपको क्या ज्ञात करना है भाई मासा ज्ञात करनी, एच सी एफ आपको क्या करना है फाइंड करना है। इतना आपने कर लिया। उसके बाद चलते हैं फॉर्मूला लिखेंगे भाई। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एल सी एम गुणे एच सी एफ, ये होता है हमारा क्या फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे। तो फॉर्मूला भाई ए की वैल्यू कितनी है 26 गुणे बी की वैल्यू कितनी है भाई 156 गुणे सॉरी गुणा नहीं बराबर का निशान है, बराबर एलसीएम आपको कितना दिया हुआ 156 गुणे आपसे एच सी एफ पूछा गया है, एच सी एफ पूछा गया है। अब देखिए अब क्या करना है आपको भाई, जैसे एच सी एफ ज्ञात करना तो इधर ही रखो इसे, और बाकी ये गुणा में तो इधर किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा। 26 गुणे 156 वैसा ही ये गुणा में इधर किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा 156 बराबर में क्या एच सी एफ, अरे यार ये बार बार रहता है एच सी एफ बचेगा।
अब देखिए ऊपर 156 नीचे 156, तो ये क्या हो जाएगा 156 से 156 पूरे फिनिश। अब क्या बचा, मैं इसे इस तरफ ले देता हूँ और उसे उस तरफ ले देता हूँ। HCF बराबर आपका कितना हो जाएगा, HCF बराबर 26 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो अब देखिए क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 4, यानी इसमें कहेगा कि वृक्ष जो मतलब बने हुए, मतलब क्वेश्चन है वो कि इन वृक्षों में बने हुए XYZ के मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों में XYZ का मान भाई कैसे ज्ञात करेंगे हम, देखिए जैसे वृक्ष की तरह आपको लग रहे हैं। अच्छा देखो मैंने कई यहाँ पर जैसे वैसा लगा दिया है ब्रैकेट टाइप का 4 कोने वाला, और इधर मैंने क्या कर दिया है, गोला कर दिया है। तो अब आप समझिए, यहाँ पर थोड़ा समझिए कि कोई दिक्कत नहीं है अगर गोला वगैरह है तो इस तरह हम कर लेंगे। अब देखो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि ये हमारा हो गया क्या, x हो गया, ठीक है। और हमें अब x का मान ज्ञात करना है। तो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। जैसे मान लो कि हम लोग क्या करते हैं भाई, खाना खाते हैं, तो हमें खाना खाने के लिए क्या करना पड़ता है वो, अच्छा ठीक है, जैसे हमें खाना जब खाते हैं तो खाना खाने के बाद पानी तो पीना पड़ता ही है ना। तो इसी तरह समझिए कि आप इधर समझिए, देखो ये हम रहे और हमने खा ली रोटी, तो है पानी भी पीना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, नहीं पीना पड़ेगा। तो अब कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो यहाँ पर लिखा है x, उसे हम यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब भाई जब पेट में दोनों चीज आएंगी तो उनका क्या होगा, आपस में मेलजोल होगा या झगड़ा होगा, या झगड़ा को सिर्फ समझो मिल जाएंगे। तो इनका आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ध्यान रखना, हम क्या करेंगे, पानी रोटी को जब खाते हैं आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो इनमें क्या करेंगे, हम मिला देंगे, या फिर कह सकते हैं झगड़ा जो किसी समझो क्रॉस का निशान लग जाएगा, लेकिन गुणा हो जाएगा। तो 3 का गुणा करेंगे 195, तो ये कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 15 की 5 हासिल 1, और 3 27, 27 और 1 28, 28 की 8 हासिल कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर उसके बाद 3 एकम 3, 3 और 2 कितने हो गए 5। इस तरह से आपका निकला x का यहाँ पर मान। क्या हुआ, यहाँ पर मैंने गुणा कर दिया, 3 पंजे 15, 15 की 5 हासिल 1, 3 27, 27 और 1 28, 28 8 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5। अब है y का मान चाहिए, बिल्कुल सेम प्रोसेस भैया, इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। यहाँ पर ये रहे हम, और हम क्या करेंगे भाई, रोटी खाई और पानी तो पीना पड़ेगा ही, तो भाई सेम फंडामेंटल है। गुणा कर देते हैं भाई 13, और यहाँ पर 13 का बीच में कितने से 5 से गुणा करेंगे, तो y बराबर कितना निकलेगा, 13 पंजे 65। ये आपका फाइनली क्या हो गया आंसर, ये आपका x का और ये आपका y का आंसर हो गया। उसके बाद आप देखिए इधर सेम प्रोसेस यहाँ पर भी चलेगा हमारा कि भाई यहाँ पर, अच्छा ये सवाल अलग हो गया, यहाँ पर देखिए। तो अब जैसे x है भाई, हमने क्या बताया, अब इनका आपस में क्या हो जाएगा गुणा, तो 2 गुणा कितना है 35 81 कर दो भाई। तो x बराबर आपका कितना निकलेगा, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 16 की 6 हासिल 1, 2 3 6 1 7, और फिर उसके बाद 2 3 6। तो ये आपका मान हो जाएगा किसका, x का। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, हम y का मान निकालेंगे। तो सेम फंडामेंटल यूज होगा भाई, y के मान में इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करते हैं 7 एकम 7, उसके बाद 7 डायरेक्ट में गुणा ही कर दे रहा हूँ इन दोनों का, ठीक है। देखिए 7 एकम 7, 7 की 7 हासिल तो कुछ है नहीं, 7 6 42, 42 की 2 हासिल कितनी हो जाएंगी तुम्हारी 4, उसके बाद फिर 7 एकम 7, 7 और 4 कितने हो जाएंगे 11। ये तुम्हारा मान किसका हो जाएगा, y का। हमने क्या किया, आपस में इसका गुणा कर दिया। अब यहाँ पर कुछ तरीका थोड़ा बदल जाता है, जैसे मतलब इस तरह का आ गया यहाँ पर, जैसे मैंने क्या बताया था। अब यहाँ पर 161 आएंगे और जी जेड और 7 इतने आएंगे कि सब्जी, अब भाई सेम फंडामेंटल। अब ये रोटी सब्जी हो गई, अब ये तुम हो गए, तो भाई सेम फंडामेंटल है। तो 161 जैसे यहाँ बाई लिखी थी तो यहाँ 161 लिखेंगे बराबर, और इन दोनों का क्या करेंगे भाई, मैंने क्या बताया गुणा, तो 7 गुणा कितना जेड। अब भाई अगर 7 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 7 जेड, लेकिन अब हमें मान तो जेड का निकालना है, तो ये गुणा में 7 इधर किस में जाएगा, भाग में, यानी 161 बट्टे में कितना हो जाएगा 7 बराबर में जेड तुम्हारा बना रहेगा। ये आपका जेड है, ठीक है, थोड़ा सही समझिए। और ये काट देंगे आप, कटेगा तो 7 दूनी 14, 7 21 कट जाएगा। ये आपका जेड, मैं जेड को इधर लिखे दे रहा हूँ बेटा है। तो जेड कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 और फिर यहाँ पर 2 बचेंगे 21 हो जाएंगे, 7 3 21। ये आपका जेड का मान हो जाएगा। इस तरह से आप वृक्ष वाले क्वेश्चनों को हल करेंगे। अब हम चलते हैं अपना कॉन्सेप्ट नंबर 5 आपको सॉल्व करना है।
अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 5 के क्वेश्चन को समझेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2018 और 20 में तब से क्वेश्चन ये आने लगा है। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें। अब क्वेश्चन है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनका लासा 180 है, तो इन संख्याओं का मासा कितना होगा। चलिए अब इसे हम क्या करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करो, क्या करेंगे भाई सॉल्व। ऐसा जब सिचुएशन मिलेगी तो हमें ऐसे में संख्याओं को मानेंगे, क्या करेंगे, माना, हल्का के हेडिंग वगैरह अपना कल है, माना क्या करेंगे भाई, माना संख्याएं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, माना संख्याएं 2:3 जो दिया गया है इसे न लिख करके क्या लिखेंगे, 2x, 3x है। ये हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना संख्या 2x, 3x मतलब x लगा के लिखेंगे। उसके बाद तो, और उसके बाद लासा आपको दिया हुआ है भाई, लासा कितना है, लासा आपका दिया रखा है 180 है। अगर यहाँ पे आप लोग देखें 2x, 3x, अगर इसका यहाँ पर हम निकालते हैं HCF तो कितना निकलेगा, 2 और 3 को कॉमन दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, क्या है, केवल x है, और ज्यादा देखो तो एक गुणांक और हो जाए, यहाँ मतलब 1x हो जाए। तो इसका जो HCF निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, s मतलब x निकल रहा है। तो अब हमें क्या करना है भाई, कि हमें HCF पता चल गया। अब हमें निकालनी है यहाँ पर x की वैल्यू, क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, पहले पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि A क्रॉस B इज इक्वल टू, यानी LCM गुणे HCF, ये फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। रखो भाई, तो A की जो वैल्यू होगी हमारी यहाँ पर कितनी है, 2x क्रॉस B की वैल्यू कितनी है भाई, कितनी है B की वैल्यू, B की वैल्यू है 3x बराबर LCM की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी है, यहाँ पर एलसीएम वैल्यू है 180 गुणे, एलसीएम वैल्यू कितनी है 180 गुणे HCF हमारा क्या है, x है, HCF चाहे मान लो ज्ञात करना है, लेकिन हमें निकालना तो है भैया, पता चल गया है HCF जो है हमारा। चलो अब तुम्हारी इच्छा है, यहाँ पर चाहे HCF लिखा रहने दो, चाहे यहाँ पर तुम x लिख लो। तो मैं यहाँ पर x लिख लेता हूँ, होकर खत्म कर देता हूँ। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। ये हमारा पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये हमारा एलसीएम और ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब क्या करेंगे भाई, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की, क्योंकि एचसीएफ की मतलब एक्स तो केवल आंसर हो नहीं जाएगा। तो चलो करते हैं सॉल्व। तो 2 3 6 और एक एक्स की घात मिलकर कितने हो जाएंगे, 2 बराबर 180 और गुणा में एक्स। ध्यान से समझना मेरी बात को, कैसे समझोगे, ध्यान से। ये अभी तुम्हारा जो एक्स स्क्वायर है, हम क्या करते हैं, देखो अगर देखा जाए यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका गुणा करो, इसका गुणा कर दोगे, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, इसका गुणा करेंगे यहाँ पर तो 180 एक्स आ जाएगा। अब देखिए, अब संख्या अगर काटना चाहे इधर गुणा में इधर भाग में जाएगा, तो हम यहाँ से काटते हैं डायरेक्ट, 6 कम 6 और 6 3 18, ठीक है। और यहाँ पर 1x है और यहाँ पर कितनी है, वो सॉरी यहाँ पर 2x है, यहाँ पर कितनी है 1x है, तो ये से ये भी कट गया। अब क्या बचा, ध्यान से देखना, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर 2x है, तो 1x बची। देखना ध्यान से, 6 कम 6, चाहे 1x लिख दो चाहे केवल 1 लिखो, बात तो वही है। और यहाँ पर तुम्हारा ये कट गया ये, और ये 6 3 18 बराबर का निशान लगाओ, यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर ये x तो x एक कट गई, तो यहाँ पर तो एक तो x पहले से ही थी, तो केवल x बराबर कितना यहाँ पर तुम्हारा आया, 3 आ गया। एक बार चेक करते हैं भाई, 2 3 6 और उसके बाद फिर यहाँ पर कितना आ गया। अगर देखा जाए और निकाला जाए, अब भाई तुम्हारा कितना है, पहली संख्या दूसरी संख्या अगर देखिए चेक करो भाई, पहली संख्या तुम्हारी 2x थी यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 पहली संख्या यानी फर्स्ट लेके दे रहे, फर्स्ट नंबर, ठीक है। कितना आपका 2x, तो 2 और यहाँ x की वैल्यू 3 रखें तो कितना आ जाएगा 3, यानी 2 3 6। और अगर सेकंड की जो संख्या तुम्हारी है वो कितनी 3x, तो 3 गुणे कितना यहाँ पर रख दो भाई, फिर 3 बराबर, उसके बाद कर दो इसका गुणा, 3 तरह का 9। अब अगर 3 और 9 का वास्तव में रियलिटी में अगर निकाला जाए यहाँ पर क्या HCF, तो कितना निकलेगा, पेयर एक ही तो कर रहा है,
तो 3 ही तो निकलेगा, 3। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो कैसा है, राइट है। तो आपका जो मैंने चेक करने के लिए किया था, आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो कहाँ तक है, यहाँ तक। अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया तो आप बैक कर सकते हैं। चलते हैं हम कॉन्सेप्ट नंबर अपना जो है 6 पर। अब इसमें कहेगा आपसे कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 6 - 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप चक्कर में पड़े होंगे, एक से मैंने 3 एग्जाम्पल क्यों दिए कि पूरी किताब में ये 3 ही तरह के क्वेश्चन हैं। कितने तरह के हैं, 3 ही। गर्मी में पूरी पसीने, ये जो शर्ट है हमारी, जो हाफ शर्ट मतलब हाफ शर्ट जो है पूरी पसीने में गंदी हो चुकी है, मतलब भीग चुकी है सॉरी। तो अब 3 तरह के क्वेश्चन है, और भी मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं है। देखिए इसमें कहेगा आपको सिद्ध कीजिए कि √2 कैसी है, तुम्हारी अपरिमेय संख्या है। तो आप क्या करेंगे, जस्ट उसका उल्टा मानेंगे। क्या करेंगे, उल्टा मानेंगे। आप मानेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है। भाई आपको दी गई थी अपरिमेय, लेकिन आपने क्या मानी, परिमेय संख्या मानी। तो भाई देखिए भाई, परिमेय संख्या जो होती है वो किसके, P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। तो हम √2 को P/Q के बराबर में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि √2 कैसी है, परिमेय संख्या है, इसलिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दोनों पक्षों पूरी यूट्यूब की बात कर रहा हूं मैं। इस तरह से क्वेश्चन का बिल्कुल सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल कैसा होगा, अलग होगा हमारा जो होगा इस क्वेश्चन को। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे भाई तो √2 का वर्ग, और यहाँ पर बराबर का निशान है P/Q का वर्ग। और जब वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2, और इसका वर्ग क्या हो जाएगा, P का P² और Q का Q²। दो घाते लग जाएंगे भाई। अब यहाँ पर देखेंगे भाई कि जो Q है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक Q इधर ले आएंगे, इधर भाग में थे, काम आ जाए गुणा में, तो इधर क्या बचेगा, P² Q, मतलब एक जो Q है वो इधर आ गया और एक Q उधर रह गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे हिंदी, और ये हिंदी जो है तुम्हारी हर ऐसे जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, √2 होगा, √3 होगा, √5 होगा, जितने भी मतलब अपरिमेय संख्या होंगी उनको ऐसी हिंदी लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ 2Q और मतलब ये वाला 2Q और P²/Q में Q के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड नहीं, सॉरी गलती होगी, गुणनखंड नहीं, यहाँ पर क्यों लिखा, क्या लिखा यहाँ, 2Q और P²/Q में Q के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ, हाँ गुणनखंड भी कह सकते हैं, उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए हमारा मानना कैसा है, गलत है। हमारा मानना गलत है। हमने क्या माना था, माना √2 एक अपरिमेय, मतलब माना √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना गलत है। हमारा मानना कैसा है, गलत है। √2 है वो परिमेय संख्या होगी, शायद यहाँ तक दिख तो रहा होगा भाई, परिमेय संख्या होगी। उसके बाद अब हम देखिए इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, एक ही तरीका है बस, और सबसे आसान है हमारा। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखें कि इसे क्या, इस प्रकार का जब क्वेश्चन आए तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम कैटेगरी। आप क्या करेंगे, माना 6 - 2 √3 एक कैसी है, परिमेय संख्या है, मतलब तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, परिमेय संख्या है। ये आपकी किताब में भी क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं बहुत सारे। जब परिमेय संख्या है तो हम 6 - 2 √3 को P/Q के बराबर कर सकते हैं।
अब देखिए ध्यान से, प्लस का 6 है इधर, उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो इधर केवल 2√3 बचेंगे, माइनस के 2√3 बचेंगे और बराबर p बट्टे क्यू वैसा ही, और प्लस के 6 इधर जाएंगे किसको जाएंगे माइनस के 6 हो जाएंगे। अब क्या करना है भाई, हमें माइनस के यहाँ पर देखिए ये 2 गुणा में है, इधर किस में चले जाएंगे भाग में, तो इधर तुम्हारा भाई जो माइनस का निशान है वो भी इधर, चलो माइनस का निशान तो वहीं बचने दो, माइनस का √3 और बराबर इधर क्या बचेगा। अच्छा इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम भाई, सॉल्व क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आएगा, ज़्यादा शॉर्ट करेंगे तो तुम्हारे समझ नहीं आएगा। मैं क्या करता हूँ, पहले से वैसा ही उतार लेता हूँ और पहले से सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा p-6q। देखिए ध्यान से कैसे आया, इस q का मैंने 6 में क्या कर दिया गुणा, और फिर पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा q आ जाएगा। अब देखिए 2 इधर गुणा में है और इधर किस में चला जाएगा भाग में, तो √3 बराबर माइनस का निशान इधर ही, और इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा p-6q बट्टे में q तो था ही और ये तुम्हारा 2 भी था, वो 2 गुणा में इधर किस में आया भाग में, तो इधर चला आया। देखिए ध्यान से, और कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ 2 इधर तुम्हारा गुणा में था, इधर कहाँ गया भाग में। अब माइनस चिन्ह हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस के √3 वैसे ही लिखा रहने देंगे और बराबर में इधर माइनस का चिन्ह ऊपर कॉमा ले लेंगे, तो ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का p और प्लस का 6q प्लस का 6q और बट्टे में 2q, माइनस से माइनस फिनिश हो जाएगा। तुम्हारा अब क्या बचेगा, √3 बराबर माइनस का p और प्लस का 6q बट्टे में 2q। अब यहाँ पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे भाई कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और क्या बोलते हैं, जो ये है ये तुम्हारी देखो इधर p है, इधर नीचे क्या है q के रूप में लिखी है, ऊपर q नीचे q के रूप में लिखी है, तो ये तुम्हारी क्या है परिमेय संख्या है जो p बट्टे q के रूप में लिखी हुई है। और एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हिंदी में क्या लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है, और 6 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या होगी। आप इस तरह से हिंदी लिख देंगे, वही लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है, 6 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है ये हमारा 3। अब देखिए मैं फिर बताता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सिद्ध करने वाले, और ऐसा तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ऐसे हम देखते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा कैसा है कि भाई रूट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन करने का तरीका सेम रहेगा। माना क्या माना भाई, माना √3 प्लस √2, माना √3 प्लस √2 एक कैसी है तुम्हारी परिमेय संख्या है, लेकिन क्वेश्चन में कैसी दी जाएगी, मतलब अपरिमेय दी जाएगी, हमेशा हम उल्टे मानेंगे, परिमेय संख्या है। तो अब हमने मान ली भाई सेम फंडामेंटल करेंगे, √3 प्लस √2 बराबर हो जाएगा किसके p बट्टे q के, लेकिन तरीका तीनों का अलग अलग है। 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं आपकी प्रश्नावली में, देखिए ध्यान से। अब वर्ग करने पर, ठीक है, अब वर्ग मतलब दोनों पक्षों में, ठीक है मैं बोल देता हूँ लिखता नहीं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो अब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे भाई, तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर कर देंगे भाई, अलग अलग तो कर नहीं सकते, बराबर p बट्टे q, ये लिखा है p बट्टे q लिखा है, सही से लिख दो भाई सचिन, p बट्टे q का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अगर दूसरा आएगा तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन सकता है, आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्वेश्चन हम फॉर्मूला यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं। तो a की जगह हमारा हो जाएगा √3 और b की जगह क्या हो जाएगा हमारा √2। तो a स्क्वायर √3 का वर्ग 3, b स्क्वायर यानी √2 का वर्ग 2, और प्लस क्या होता है 2ab यानी 2 3 6 और उसके बाद 2ab वाला 2, तो 2√6 आ जाएगा। ये वाला 2 वो है 2ab वाला, और ये कहाँ 2 3 6 आ गया, a और b का गुणा करके यहाँ पर आ गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर बट्टे q स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 3 और 2 5, 5 प्लस 2√6 बराबर p स्क्वायर बट्टे में q स्क्वायर। उसके बाद 5 प्लस का उधर जाएगा किसका जाएगा माइनस का, तो वही फंडामेंटल हो जाएगा 2√6 बराबर p स्क्वायर बट्टे में
क्यू स्क्वायर और माइनस का प्लस का 5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 5। तो यहाँ पर आपका क्या बचा 2√6 जैसा है वैसा ही, और इसे पूरे के बट्टे में करने के लिए क्या करेंगे पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर, मतलब इसका इधर गुणा कर देंगे तो पूरे के बट्टे में आ जाएगा क्या क्यू स्क्वायर। अब ये गुणा में इधर किस में हो जाएगा भाग में, यानी अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर केवल √6 बचा और पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर बट्टे में ये दो गुणा में तो क्या में आइए भाग में, यानी 2q। अब यहाँ पर आपको फिर देखना कुछ नजर आ रहा होगा, ये तुम्हारी कैसी है आ का मतलब अपरमेय, और यहाँ पर ये तुम्हारी कैसी है पा का मतलब परमेय। तो भाई अपरमेय कभी परमेय के बराबर हो नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे भाई इसे काट देंगे, और काटने के बाद क्या करेंगे कि भाई यहाँ पर लिख देंगे भाई अतः हमारा मानना गलत है। क्या माना हमारा गलत कैसा है कि √3 + √2 एक परमेय संख्या होगी, हमने मानी परमेय संख्या लेकिन निकली का अपरमेय संख्या, इसलिए हमारा मानना। अब हम चलते हैं अपना कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं बदलाव किए दे रहा हूँ। अच्छा वो बदलाव कैसे किए दे रहा हूँ देखिए थोड़ा ध्यान से। बदलाव ये है कि क्वेश्चन जिस तरह से आता है तो मैं आपको क्या परमेय अपरमेय बता देता हूँ, किस तरह से परमेय होगी और किस तरह से अपरमेय होगी, और इसी से क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए परमेय संख्या होगी अगर तो तुम्हारी वो किस तरह की होगी, एक तो तुम्हारी भिन्न के रूप में मान लो यहाँ पर लिखिए 3/2 या कुछ ही माइनस का प्लस का कुछ भी हो सकता है, तो तुम्हारी परमेय संख्या होगी। और अगर यहाँ पर केवल 4 लिखा है तो वो भी तुम्हारी क्या है परमेय संख्या, यहाँ पर वो है परमेय संख्या। उसके बाद भाई अगर तुम्हारी कोई 2.3 लिखी है तो वो भी तुम्हारी परमेय संख्या है, और अगर कोई ऐसी संख्या लिखी है 2.3 और उसके बाद फिर 3 3 3 3 डॉट 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 तक जा रही तो वो भी तुम्हारी परमेय संख्या है। मतलब एक ही अक्षर रिपीट होना चाहिए, तो ऐसी संख्याएं जो होंगी तुम्हारी परमेय संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी परमेय संख्या। ये इनके अलग अलग उदाहरण हो चुके हैं। उसके बाद और भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे मान लो अगर ऐसा है अंडर रूट में 0.09 ऐसी संख्या है तो वो भी तुम्हारी परमेय संख्या होती है। कैसे होती है, जैसे अगर मान लो भाई हम इसका हटाते हैं क्या पॉइंट, तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 1-2 अंक बाद पॉइंट है तो बट्टे में कितने आएंगे 0 9 बट्टे में 100। तो 9 कितने का वर्ग होता है भाई 3 का, और 100 कितने का होता है 10 का, तो 3/10 निकली, तो ये कैसे निकली परमेय संख्या निकली। तो इस तरह की संख्या जो होती है तुम्हारी परमेय संख्या कहलाती हैं। और अच्छे समझ लो क्वेश्चन यहीं तैयार हुआ बस। उसके बाद अपरमेय संख्या की बात करें तो अपरमेय संख्या बेटा पाई, अगर केवल कहीं पाई आती है या 2 पाई लिख के आता है या पाई जिसके भी साथ आती है बट्टे में गुणा भाग में, तो वो तुम्हारी कैसे हो जाएगी अपरमेय संख्या हो जाएगी। और अगर तुम्हारी कुछ इस तरह से संख्या आती है रूट में 3, अच्छा मैं अगर एक एग्जांपल और हो गया मतलब भूल गया, अगर आपको रूट में कहीं भी कोई चीज का वर्ग मिल जाता है मतलब 4 मिल गया तो ये भी तुम्हारी क्या कहलाएगी अपरमेय संख्या नहीं परमेय संख्या कहलाएगी। और अगर अंडर रूट में है किसी का वर्ग, अंडर रूट में है और किसी का क्या है वर्ग है तो तुम्हारी परमेय संख्या है। अंडर रूट में है किसी का वर्ग नहीं है तो तुम्हारी क्या है अपरमेय संख्या है। इस तरह की ऐसे में ऐसी हो सकती है 2√7, ठीक है, और यहाँ पर ऐसी हो सकती है 3√9, क्योंकि भाई अगर 3 को बाहर निकालेंगे 9 को तो ये हो जाएगा 3 और 3 तक का 9, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपके कैसे हो गए परमेय संख्या की अपरमेय संख्या की 1 2 3। और ऐसे ही देखिए ध्यान से 3.01 फिर 201 फिर 301, मतलब इस तरह की संख्या मतलब बदल बदल के अगर और अनंत तक मतलब रिपीट हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है बदल बदल के रिपीट हो रही है, तो तुम्हारी ये समझ लो कैसी है परमेय संख्या नहीं अपरमेय संख्या है। उसके बाद बात करें ये हो गया अगर कहीं लिखा है माइनस का 2 पाई बट्टे में 3 तो ये भी तुम्हारी कैसी होगी अपरमेय संख्या होगी। ये एग्जाम्पल थे तुम्हारे परमेय और अपरमेय संख्या के। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने पूरी वीडियो को बहुत ही मेहनत से बनाया, पूरा पसीने में धुल चुका हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि हमारा भी कुछ लाभ हो। हालांकि हम लाभ के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन लाभ इसलिए पढ़ा रहे हैं, लाभ तो ये है कि लोगों के पास संपर्क हो जाए हमारा बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।